हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ एनिमल टिश्यू। तो लास्ट लेक्चर में हमने कार्टिलेज को कंप्लीट किया था और अब हम लोग उससे एक स्टेप आगे बढ़ने वाले और इसी कार्टिलेज को हम कन्वर्ट करने वाले किसमें, बोन में। तो आज का अगर लेक्चर आपको समझना है बोन का, तो ऐसा कहा जाता है कि कार्टिलेज उसका बेस है। तो आप पहले लास्ट वीडियो देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो पे आएंगे। अगर आप डायरेक्टली भी देखते तो ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है, लेकिन लास्ट वाला देख के इस पे आते तो और ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी होगी आपकी। चलिए, तो आज का आर्टिकल है हमारा बोन। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, उसमें स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, उसमें कार्टिलेज हो चुका है, अब बोन स्टार्ट कर रहे हैं। सो द साइंटिफिक नेम फॉर द बोन इज ऑस्टिया। क्या बोलते हैं बेटा अपन उसे? ऑस्टिया। तो बेटा जैसे आप पढ़ते ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स, राइट? तो बेटा अब ये जो बोन है और जो पिछला कार्टिलेज पढ़ा, फर्क क्या है? तो बोन एकदम सॉलिड, रिजिड, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है बेटा। मतलब आपका जो बोन है और जो कार्टिलेज है उसमें यही सबसे पहला फर्क था। कार्टिलेज में हमने सॉलिड लिखा था, यहां भी सॉलिड लिखा, लेकिन उसके आगे हमने क्या लिखा था? प्लायबल, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन इसके आगे हमने क्या लिखा? रिजिड। और कार्टिलेज कंप्रेशन, आप उसको कितना भी दबाओ, जैसे कान को आप दबाते तो वो कंप्रेशन झेल सकता है, ये लोग नहीं झेल सकते थे। ठीक है। अब सर ये भी वैसे ही बना होगा जैसे कार्टिलेज बना, मतलब वही मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर्स। लेकिन जब मैं फाइबर्स की बात कर रहा था तो आपके मन में कौन से फाइबर्स आने चाहिए पता है बेटा? इलास्टिक वाले तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बोन टफ है, हार्ड है। उधर कौन से वाले आने चाहिए बेटा? अपने व्हाइट फाइबर्स, कोलेजिन फाइबर्स। जैसे आपने कार्टिलेज में पढ़ा कि दे हैव अ लैक्यूना, इनके पास भी है। दे हैव अ सेल्स, इनके पास भी है, जैसे कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोग्लास्ट। यहां पे क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। तो सेम पैटर्न में हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेटा मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स पे भी आने से पहले इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट मैं बता के रख देता हूं आपको। कि किसी ने आपको पूछा कि बोन किस चीज से बना हुआ है, तो बोन जनरली दो चीजें से बना हुआ रहता है। एक होता है इनऑर्गेनिक मैटर, जो समझ लो बोन का सबसे मेजर पार्ट है, दैट इज अराउंड 60 to 70%। और एक बना होता है अपना ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज अराउंड 30 to 40%। ठीक है। अब सर इनऑर्गेनिक बोले तो सबसे मेन है जिसमें मिनरल्स आते हैं, वही अपना कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोनेट्स, मैग्नीशियम वगैरह, जो बोन को मजबूती देते हैं। ऑर्गेनिक पार्ट बोले तो बोन के अंदर के सॉफ्ट टिश्यूज। आपकी जो बेटा ये हड्डियां है ना, हड्डियां, इसके अंदर कुछ तो छुपा के रखा हुआ है बेटा। और जो छुपा के रखा हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ स्टेम सेल्स। वो सॉफ्ट टिश्यूज है जिसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो, जिसके अंदर मदर सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, जो सेल डिवीजन के थ्रू हमको डिफरेंट टाइप के सेल्स देते हैं। स्टेम सेल्स बोले तो, मदर सेल्स बोलते जो सब कुछ बना सकते हैं। आरबीसी भी बना सकते हैं, डब्ल्यूबीसी भी बना सकते हैं, प्लेटलेट्स। आप भूलिए मत, आपके बोन के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू जिसका नाम होता है बोन मैरो, और बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स जो कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है। और वो ऑर्गेनिक मैटर में आता है। कौन से मैटर में आता है? ऑर्गेनिक। तो हड्डियों के अंदर का हिस्सा है। तो अब बाहर का हिस्सा, अंदर का हिस्सा सब पढ़ना पड़ेगा बेटा आपको। अब इन्होंने क्या बोला, चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये आपकी एक हड्डी है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से बनी हुई है, और इनऑर्गेनिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टफनेस। ये टफनेस के लिए जिम्मेदार होता है। एंड ऑर्गेनिक बोले तो दिस इज अ सॉफ्ट टिश्यूज जो उसके अंदर प्रेजेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ना एक सोल्यूशन में डुबा के रखता हूं। सो एमसीक्यू आता है, इफ अ बोन केप्ट इन HCl सोल्यूशन, मतलब ये एसिड के अंदर अगर उसको डुबा के रखे तो उसके अंदर का जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा और सिर्फ बच क्या जाएगा? ऑर्गेनिक। मतलब उसके अंदर जितना भी कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह था वो सब डिसॉल्व हो जाएगा और सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू बचेंगे। मतलब यहां पर अब क्या हो गया? बोन हो गया एकदम सॉफ्ट। तो अगर हम इसमें डुबा के रख रहे हैं HCl में, तो यहां पर क्या होने वाला है बेटा? यहां पर हमारा जो है इनऑर्गेनिक मैटर इज गोइंग टू बी डिसॉल्व। ये क्या होने वाला है? डिसॉल्व। और बोन विल बिकम सॉफ्ट। जो टफ बोन था वो सॉफ्ट हो जाएगा।
तो अब ये एक एमसीक्यू हो गया कि HCl में डुबाने के बाद इनऑर्गेनिक मैटर गया, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर बच गया, तो बोन विल बिकम सॉफ्ट। फिर उन्होंने बोला चलिए अब इसको दूसरे सोल्यूशन में डुबा के देखते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH सोल्यूशन। तो अब हमारे दिलो दिमाग में क्या चलता है कि HCl में डुबाया तो इनऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व हुआ, ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्टेंट रहा। अब KOH में डुबा रहे तो शायद से उल्टा होगा, ऑर्गेनिक मैटर जाएगा इनऑर्गेनिक रहेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा, ठीक है। KOH में डुबाने के बाद देयर इज नो इफेक्ट ऑन बोन। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कोई असर होगा। इस सोल्यूशन का असर बोन पे कुछ नहीं हुआ, तो उसका जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक था वैसा का वैसा ही रहा, और बोन की टफनेस बरकरार रही, मतलब वैसे की वैसी ही रही, ठीक है। तो HCl और KOH दो सोल्यूशन के नाम है। HCl में डुबाया तो बोन विल बिकम सॉफ्ट, KOH में डुबाया तो नो इफेक्ट ऑन द बोन। तो ये हो गए कुछ इंट्रोडक्टरी MCQs। चलिए अब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हो चुका है। अब आ जाते हैं कि अगर जैसे बोन को अगर हम कट कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा है हमको, लेट्स सी। तो वही है हमारा सर मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर्स। मैट्रिक्स तो बेटा वही, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अब मैं सबसे पहले बता दूं कि इसका मैट्रिक्स सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। इसमें जो प्रोटीन है उसका नाम मैं जरूर बताऊंगा आपको, दैट प्रोटीन इज ऑसिन। जैसे पिछले कार्टिलेज में आपने देखा तो वहां पे कोर प्रोटीन था एग्रीकन, और आफ्टर बॉइलिंग वो क्या था, कॉन्ड्रीन। तो यहां पे क्या है, ऑसिन। अच्छा सर, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सॉलिडिटी ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब इसमें ऐसा क्या डाल दिया सर, इसमें वही डालोगे आपने मिनरल सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम फॉस्फोरस, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत सारे। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे आपके टीथ हो या हड्डियां हो, दोनों की मजबूती के पीछे दो लोग ही जिम्मेदार था। पहला जिम्मेदार था कैल्शियम और दूसरा था फॉस्फोरस, राइट। मतलब फर्स्ट कैल्शियम होना चाहिए और उसके बाद अगर कोई दूसरा मिनरल होना चाहिए तो वो था फॉस्फोरस। अब इनके कॉम्बिनेशंस के हिसाब से एक सॉल्ट का नाम लिखा जाता है टू दिस सॉलिड स्टेट, दैट इज अ हाइड्रोक्सी एपेटाइट सॉल्ट। सो याद रखना, दिस इज एन एमसीक्यू कि सॉलिड स्टेट के पीछे कौन सा सॉल्ट जिम्मेदार था, हाइड्रोक्सी एपेटाइट सॉल्ट। सर ये क्या होता है, फॉर्मूला लिखता हूं समझेगा, Ca10 PO4 6 OH2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूले में आप ध्यान दीजिए क्या आ गया, कैल्शियम भी आ गया, फॉस्फेट्स भी आ गए। सो कैल्शियम एंड फॉस्फेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सॉलिड स्टेट ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्लियर है सर। इस मैट्रिक्स के अंदर लैक्यूना है, बिल्कुल है, जैसे पहले भी था कार्टिलेज के अंदर। सो लैक्यूना क्या हो गया हमारे लिए, फ्लूइड फिल्ड स्पेस। और सर इस स्पेस के अंदर कुछ और डाला है, जैसे कार्टिलेज के अंदर हमने सेल डाले थे कॉन्ड्रोसाइट, इसके अंदर सेल कौन से रहेंगे बेटा, ऑस्टियोसाइट, राइट। तो कार्टिलेज सेल को हम लोग बोलते थे, सॉरी कॉन्ड्रोसाइट को हम लोग बोलते थे कार्टिलेज सेल, तो वैसे ऑस्टियोसाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, बोन सेल। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाके पढ़ेंगे। क्या रहता है यहां पे जो ऑस्टियोसाइट है, दे हैव एन एक्सटेंशन लाइक अ स्टार शेप सेल बोलते हैं। मैं डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूं, एमसीक्यू में आता है, ध्यान देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लिए, दैट इज एन ऑस्टियोसाइट, दे हैव एक्सटेंशंस लाइक दिस। ये उसका न्यूक्लियस बना लेते हैं यहां पे सेंटर में। तो ये जो ऑस्टियोसाइट है विच इज अ बोन फॉर्मिंग सेल, सॉरी बोन सेल फॉर्मिंग नहीं, ठीक है। तो दे हैव एन एक्सटेंशंस, राइट। अब ये एक्सटेंशंस के नाम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक्सटेंशंस बनाए गए, दैट इज अ प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ एन ऑस्टियोसाइट, एंड दिस एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज व्हाट, फाइलोपोडिया। बेटा एक एक शब्द ध्यान से एमसीक्यू में काम आएगा। दैट एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज व्हाट, फाइलोपोडिया, अ प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ ऑस्टियोसाइट। अब ये वैसे रिटायर्ड सेल है, ऑस्टियोसाइट कौन से सेल होते हैं बेटा, रिटायर्ड सेल, मतलब आराम कर रहे, ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो इसके अंदर की जो सेल ऑर्गेनिज रहती है वो काफी रिड्यूस होती है, और इसके अंदर एक न्यूट्रिटिव मटेरियल भरा रहता है, दैट इज अ ग्लाइकोजन। तो पहले मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, दिस इज ऑस्टियोसाइट, डायग्राम बना के पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो बेटा ये एक रिटायर्ड सेल है, और इसके अंदर हमने कुछ रिजर्व फूड मटेरियल रखे, दैट रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन, ओके। अब सर आपने कहा था कि ये जो ऑस्टियोसाइट है इट इज प्रेजेंट विद इन द लैक्यूना,
दैट इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस। तो अब इसके आजू बाजू लैक्यूना ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसी स्टार शेप रहेगा वो भी। तो ये जो मैं ब्लू कलर में बना रहा हूं दैट इज अ लैक्यूना, लाइक दिस। ये क्या हो गया हमारा लैक्यूना। ओके। अब सर ये जो लैक्यूना है इसमें थोड़ा सा लिक्विड रहेगा, तो थोड़ा आजू बाजू से लिक्विड बना देता हूं सर मैं, जिसमें सेल डूबा हुआ है। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ये अंदर ब्लैक कलर में सेल का एक्सटेंशन था फाइलोपोडिया, तो उसी के हिसाब से लैक्यूना का भी एक्सटेंशन हुआ। और ये जो लैक्यूना का एक्सटेंशन बना है इसे नाम दिया जाता है कैनलिक्यूलाए। क्या नाम दिया जाता है बेटा? कैनलिक्यूलाए। तो बेटा दोनों में गड़बड़ नहीं करेंगे। कैनलिक्यूलाए इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लैक्यूना, और फाइलोपोडिया इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ऑस्टियोसाइट। तो मैं यहां पे पॉइंट बना ही देता हूं, पता चला कल को गड़बड़ कर दिया आपने। तो कैनलिक्यूला क्या है? एक्सटेंशन ऑफ लैक्यूना, जो ब्लू कलर में मैंने ड्रॉ किया है बेटा। ठीक है। और फाइलोपोडिया क्या है? इट इज एन प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ ऑस्टियोसाइट, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द ऑस्टियोसाइट। ओके। अब सर ये कर क्या रहे बेटा? ये जो ऐसे एक्सटेंशन इनके निकले, जैसे ये मेरा हाथ है, एक्सटेंशन जो निकले, ये एक्सटेंशन इसने निकले कि आजू बाजू सेल्स के साथ क्या कर सके? कनेक्शन बना सके। क्योंकि जैसे कि आप एक लैक्यूना और एक ऑस्टियोसाइट दिख रहे, तो एक बोन में ऐसे हजारों सेल रहेंगे, लेकिन एक सेल दूसरे सेल से संपर्क कैसे करेगा? जैसे कोई ग्रोइंग बोन है, तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसको टीम वर्क चाहिए, वो अकेला नहीं कर सकता है, तो उसको सारे सेल्स की मदद लेंगी। समझो मैं एक ऑस्टियोसाइट हूं, ये मेरे एक्सटेंशन है, दैट इज अ फाइलोपोडिया, और मैं किसी के अंदर हूं, लैक्यूना के अंदर। तो अब मेरे इधर भी एक सेल है, इधर भी एक सेल है, तो मैं इससे भी कांटेक्ट में हूं, इससे भी कांटेक्ट में हूं। तो ये जो कैनलिक्यूला है, ये जो फाइलोपोडिया, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग मदद कर रहे हैं कि आजू बाजू की जो दूसरे सेल्स है, ऑस्टियोसाइट्स है, उनके साथ कनेक्शन बनाने में। ठीक है। तो बेटा यहां पर एक फंक्शन तो हमको यह समझ में आ गया है कि कैनलिक्यूलाए एंड फाइलोपोडिया helps in making connection with adjacent आजू बाजू के ऑस्टियोसाइट्स। जरूरत पड़ेगी सर, खासकर ग्रोइंग बोन्स में। तो कैनलिक्यूलाए क्या है और फाइलोपोडिया क्या है, इसको मिक्स नहीं करने का। फाइलोपोडिया ऑस्टियोसाइट का हिस्सा है, कैनलिक्यूलाए लैक्यूना का हिस्सा है। ओके, क्लियर है यहां तक? अब बेटा यहां पर एक चीज नई सीखने को मिलेगी जो कार्टिलेज में नहीं थी। मतलब कार्टिलेज में मैट्रिक्स था, लैक्यूना था। अब लैक्यूना के अंदर सेल्स कैसे अरेंज है वो डायग्रामेटिक बना दिया। लेकिन एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है पता है? कि यहां पर जो मैट्रिक्स और उसके अंदर का लैक्यूना है वो कॉन्सेंट्रिक लेयर वाइज है, मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, लेयर लेयर लेयर। तो जब आपका कोई मैट्रिक्स ऐसे लेयर में ऐसा फैला हुआ नहीं है, कैसे? लेयर 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 लेयर, तो वो जो लेयर्स है उनको कहा जाता है लैमिली। क्या कहा जाता है बेटा? लैमिली कहा जाता है। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो लैक्यूना से आगे मतलब मैट्रिक्स, उसके अंदर स्पेस, और अब एक नया कंसेप्ट लैमिली। तो लैमिली क्या है? इट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज अ अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स विद इन द कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, ऐसा है। अब लैमिली के टाइप्स रहेंगे, हम जब बोन का क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे मैं तब जरूर बताऊंगा। लेकिन एक नया टर्म आया लैमिली, कार्टिलेज में नहीं था। ठीक है। सो यहां तक थोड़ा बहुत अभी आपको क्लियर हुआ बेटा। अब चलिए थोड़ा इससे और आगे जाते हैं। मैंने कहा लैमिली को हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो व्हाट इज लैमिली? लेयर्स, इतना याद रखो। अब सर लेयर्स से बात आ रही है तो ये मैट्रिक्स के लेयर हो गए, लेकिन बोन के अंदर और बाहर भी कुछ लेयर्स है। जैसे कार्टिलेज में आउटर मोस्ट लेयर थी पेरिकॉन्ड्रियम, एक ही लेयर थी, लेकिन बोन में दो लेयर होते हैं, आउटर और इनर। चलिए अब उनको पढ़ने की कोशिश करते, डायग्राम को यहां से हटा देते। सो लेयर्स ऑफ बोन, अब इसमें दो लेयर है बेटा। द आउटर मोस्ट इज पेरियोस्टियम एंड द इनर मोस्ट इज
एंडोऑस्टियम। और कोई टेंशन नहीं, दोनों लेयर का कंपोजिशन एक ही है बेटा। क्या? बस बताता हूं। पहले तो ये आउटर है और इनर है, इतना ही इनमें डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। सो पेरियोस्टियम में भी व्हाइट फाइबर्स है, मतलब मैं डायरेक्ट कंपोजिशन ले रहा हूं, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबर्स। ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है, नर्व सप्लाई भी प्रेजेंट है, इतना। और सेम यहां पर भी है। एंडोऑस्टियम इज आल्सो मेड अप ऑफ सेम व्हाइट फाइबर्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। नाम से तो पता चल गया होंगे, ऑस्टियोब्लास्ट बोलते दैट इज अ बोन फॉर्मिंग सेल्स। एंड ब्लड सप्लाई, नर्व्स, ये सब कुछ प्रेजेंट रहेगा। ओके तो सर अब ये दोनों लेयर, फिलहाल आप कंपोजिशन याद रखो, मैं आपको सब डायग्रामेटिक समझाऊंगा कि कौन किधर कहां प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होता है सर, हड्डियों के अंदर मैंने कहा था सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, दैट इज अ बोन मैरो। हड्डी बाहर से जितनी टफ है, अंदर से उतनी सॉफ्ट भी है। जैसे अपना नारियल होता है ना बेटा, कोकोनट, बाहर से एकदम टफ, अंदर से एकदम सॉफ्ट, सेम वैसा ही। तो बाहर से क्या था और अंदर सॉफ्ट क्या था, लेकिन जो भी सॉफ्ट टिश्यूज थे वो एक कैविटी के अंदर थे, जिसे हम लोग कहते थे बोन मैरो कैविटी। अभी पहले हम सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसको डायग्रामेटिक देखेंगे। सो बोन मैरो कैविटी, ये क्या है? एक कैविटी है आपके बोन के अंदर, कैविटी विच एनक्लोजेस बोन मैरो। बोन मैरो सॉफ्ट टिश्यूज है, इसका कंपोजिशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमने वो कैविटी का नाम लिखना जरूरी था। ओके चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं सर। क्या होता है, आपके बॉडी में तरह तरह की हड्डियां हैं, कुछ लंबी है, कुछ छोटी है, कुछ इरेगुलर बोन्स है, कुछ फ्लैट बोन्स है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं एक लॉन्ग बोन पढ़ाने की, जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। ये ऐसी आपकी हड्डी है बेटा, लॉन्ग बोन। अब ये हड्डी का जो बाहर का हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो बाहरी लेयर आपको दिख रही है, दैट्स पेरियोस्टियम। दैट इज व्हाट? पेरियोस्टियम, मतलब बाहर का लेयर। लेकिन ये हड्डी को कट करेंगे तो अंदर एक कैविटी है, दैट इज अ बोन मैरो कैविटी, जिसके ऊपर की लेयर होती है एंडोस्टियम। किसकी लेयर होती है? एंडोस्टियम। हड्डियों को समझने का सबसे आसान तरीका, चलो पहले मैं इधर एंडोस्टियम बना देता हूं। जैसे कि ये अंदर की कैविटी है बेटा, दैट इज अ बोन मैरो कैविटी। तो ये बाहर का जो ब्लैक कलर का लेयर हो गया, दैट इज अ पेरियोस्टियम। और अंदर का जो ब्लू कलर का लेयर हो गया, दैट इज एन एंडोस्टियम। और उसके अंदर ये जो कैविटी है, और इसके अंदर ये जो मैं बना रहा हूं, तो दैट कैविटी नेम इज बोन मैरो कैविटी, और कंटेंट बोन मैरो। इस तरह से चलेगा। सबसे बेस्ट तरीका इसको समझने का क्या है? इमेजिनेशन करने का। आपका एक बॉल पेन, क्या है बेटा? बॉल पेन। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। मैं अभी वो पॉइंट्स बना रहा हूं जो मैंने अभी लिखे हुए, अभी तो इससे और एडवांस पॉइंट जाने हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक कंसेप्ट ही नहीं समझा तो आप आगे का कुछ नहीं कर पाओगे। ये बॉल पेन है, तो ये आपकी हड्डी है, लॉन्ग बोन, ये आपको इमेजिन करना। अब देखो बेटा, मैंने जो पेन लिया है ये रिफिल वाला पेन है एक, ठीक है। तो रिफिल वाला ही चाहिए, नॉन रिफिल वाला नहीं चलेगा। अब सर ये पेन का जो बाहरी हिस्सा है, ये पेन का जो बाहरी हिस्सा है, दैट इज अ पेरियोस्टियम। ये क्या है बेटा? पेरियोस्टियम। और ये पेन के अंदर जो कैविटी है, मतलब कौन? रिफिल। तो मैं इसको निकालता हूं, ये देखिए आप, ये जो रिफिल थी, रिफिल, रिफिल के अंदर कैविटी है, दैट इज नथिंग बट द बोन मैरो कैविटी। क्या है? बोन मैरो कैविटी। और इस रिफिल के अंदर एक इंक भरी हुई, जेल, सॉफ्ट इंक, सॉफ्ट जेल। तो वो कौन था बेटा? बोन मैरो। तो बहुत आसान है, ये आपकी हड्डी हो गई, ये हड्डी के अंदर की कैविटी हो गई, ये हड्डी की जो आउटर लेयर थी, दैट इज अ पेरियोस्टियम। और ये जो रिफिल के अंदर की कैविटी है, दैट इज अ बोन मैरो कैविटी। लेकिन आप ये भूल रहे कि रिफिल की जो लेयर है, ये रिफिल की जो लेयर है वो कौन है? एंडोस्टियम। कौन है? एंडोस्टियम। तो सर पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम। तो एंडोस्टियम इज अ लेयर ऑफ बोन मैरो कैविटी। तो ये रिफिल की जो लेयर होगी ये होगी एंडोस्टियम। रिफिल के अंदर जो कैविटी है वो होगी बोन मैरो कैविटी। उस कैविटी के अंदर ये जो इंक भरी हुई इंक, वो क्या होगी? आपकी बोन मैरो, सॉफ्ट टिश्यूज। तो ये अंदर डाल दिया। तो इस तरह से कभी भी किसने पूछा बोन बताओ, ये ले, दिस इज योर बोन। इतना आसान है बेटा। बाहर का कौन है बताइए? पेरियोस्टियम। रिफिल का लेयर क्या है बताइए? एंडोस्टियम।
रिफिल के अंदर क्या है बताइए? दैट इज अ बोन मैरो कैविटी। उस कैविटी के अंदर क्या रखा हुआ है? इंक रखी हुई है, तो वो इंक हमारे लिए क्या होगी? बोन मैरो। सर ठीक है, आउटर लेयर, इनर लेयर, इनर लेयर के अंदर कैविटी, उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज। वेयर इज द मैट्रिक्स? मैट्रिक्स किधर गया सर? वो समझ में नहीं आया। बेटा आप ये भूल रहे हो कि पेन को अगर मैं गौर से देख रहा हूं तो रिफिल और ये पेन के बीच में एक स्पेस है। समझ रहे हो? मतलब ये जो आउटर लेयर है पेरियोस्टियम और जो रिफिल का लेयर है एंडोस्टियम, दोनों के बीच में एक गैप है। वो गैप मुझे दिखाई दे रहा है सर, पूरा गैप दिखाई दे रहा है मुझे। और वो जो गैप है, मतलब ये जो अंदर का हिस्सा, ये जो अंदर का पार्ट दिख रहा है जिसमें अब ये रिफिल डालूंगा, तो ये पूरा हिस्सा किससे भरा हुआ रहेगा बेटा? मैट्रिक्स। किससे भरा हुआ रहेगा? मैट्रिक्स। तभी तो हड्डियों को मजबूती आएंगी, क्योंकि उसका मैट्रिक्स ही मेन था जो उसको मजबूती देता था। उसके अंदर थे कौन से सॉल्ट्स बेटा? हाइड्रोक्सी एपेटाइट सॉल्ट्स। कौन से थे? हाइड्रोक्सी एपेटाइट सॉल्ट्स। तो बेटा अब याद रखना कि बोन मैरो कैविटी, पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम इसकी लेयर, और अब आपको क्या करना है कि यहां पे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में, मतलब वो रिफिल के आजू बाजू, पेन के अंदर लेकिन रिफिल के आजू बाजू, आपको मैट्रिक्स को अरेंज करना है। किसको अरेंज करना है बेटा? मैट्रिक्स को अरेंज करना है इन द कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। इन द कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। तब जाके वो क्या कहलाएगा बेटा? लैमिली कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लैमिली कहलाएगा। लेकिन सर इतना अगर आपको समझा तो कहानी को और हमको आगे बढ़ाना है, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस पेन में और भी चेंजेस है अभी, जो आप पेन में दिखेंगे नहीं, आपको इमेजिन करने पड़ेंगे। मतलब सर द नेक्स्ट पॉइंट, हैवर्सियन कैनाल। अब ये क्या है सर? ठीक है, तो ये हैवर्सियन कैनाल, जैसे अंदर एक कैविटी थी, अब इस कैविटी के आजू बाजू बहुत सारे ऐसे लंबे लंबे कैनाल्स रहेंगे। कैनाल्स बोलते एक स्पेस रहेंगी जिसमें से क्या क्या जाएगा। तो हैवर्सियन कैनाल में क्या होता है? इट कंटेन्स ऑस्टियोब्लास्ट, मतलब बोन फॉर्मिंग सेल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स, ये सब उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा बेटा। ठीक है सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बेटा इमेजिनेशन कर, ये एक पेन बोले तो तेरी हड्डी होगी। अब पेन के अंदर एक ही रिफिल है, अब वो सिंगल रिफिल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बोन मैरो कैविटी। लेकिन याद है ना बेटा, अपने पास बचपन में ना ऐसे एक मोटा पेन आता था जिसमें 4-5 रिफिल रहते थे। 4-5 रिफिल, तो उसमें से एक रिफिल बोन मैरो कैविटी होंगी जो सेंटर वाली है, और उसके आजू बाजू जो रिफिल लगाए जाएंगे वो सब क्या रहेंगे? हैवर्सियन कैनाल्स। और उसके अंदर से ये ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई, सेल्स का सप्लाई, सब कुछ चलता रहेगा। मतलब अगर मैं क्या इमेजिन कर रहा हूं, मैं खुद एक, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, मैं खुद एक बोन मैरो कैविटी हूं। देख लो बेटा, मैं खुद एक बोन मैरो कैविटी हूं, अंदर मेरा सब बोन मैरो भरा हुआ है। मतलब मैं अभी हड्डी के अंदर हूं। इमेजिन करो मेरे आजू बाजू पूरा पेरियोस्टियम है, पूरा पेरियोस्टियम है, हड्डी ऐसी बड़ी, राइट? और मैं उसके अंदर बैठा हुआ हूं, राइट? मतलब एक बड़ी सी पाइपलाइन है, मैं उसके अंदर बैठा हुआ। तो पाइपलाइन की जो कवरिंग रहेगी पेरियोस्टियम, मेरी जो कवरिंग है दैट इज एंडोस्टियम। मैं कौन हूं? एंडोस्टियम, क्योंकि मैं खुद क्या हूं? रिफिल हूं, मैं रिफिल, राइट? और मेरे अंदर वो इंक जो है वो क्या थी? बोन मैरो। तो मैं हो गया बोन मैरो कैविटी, और मेरे आसपास अभी बहुत जगह खाली बाकी है। मेरे आसपास पूरे आगे पीछे से आजू बाजू से बहुत जगह है, वो उधर पेरियोस्टियम है, उधर पेरियोस्टियम है, उधर पेरियोस्टियम है, उधर पेरियोस्टियम। अब मेरे से और उधर जो बीच में गैप है, उसमें से लंबे लंबे कैनाल्स लगाए गए, ऐसे लंबे लंबे कैनाल्स लगाए गए, ऐसे लंबे लंबे कैनाल्स लगाए गए। और ये कैनाल्स को हमने क्या नाम दिया बेटा? हैवर्सियन कैनाल। तो सेंटर में मैं क्या बैठा हूं? बोन मैरो कैविटी, और मेरे आजू बाजू, मतलब एंडोऑस्टियम के बाहर लेकिन पेरियोस्टियम के अंदर बहुत सारे हमने ऐसे और रिफिल्स लगाए। और उस रिफिल के अंदर हमने अब इंक नहीं भरी, उसके अंदर हमने ये सेल्स, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई सब डाल के रखा। मतलब बेटा ये जो तेरा पेन है, पेरियोस्टियम और अंदर की रिफिल, अब ये रिफिल के आजू बाजू, पेन के अंदर ही रिफिल के आजू बाजू और 4-5 रिफिल लगा दे, और वो कहलाएंगे तेरे हैवर्सियन कैनाल्स। ये हैवर्सियन कैनाल्स बहुत जरूरी है बेटा हमारे लिए। लेकिन ये कैनाल ऐसे लंबे लंबे होते करके वो सिर्फ लॉन्ग बोन्स में आते, वो भी सेंटर में। ठीक है, मतलब अब ये जो बोन मैरो कैविटी है, दिस इज व्हाट? दिस इज बीएमसी, बोन मैरो कैविटी। दिस इज बीएमसी, बोन मैरो कैविटी।
अब तुम्हें क्या करना है, ये पेरियोस्टियम के अंदर और इसके बाहर, एंडोस्टियम के बाहर, आजू बाजू ऐसे पाइपलाइन ने करा ना, सामने पाइपलाइन, इधर पाइपलाइन, उधर पाइपलाइन, सब पाइपलाइन आपको क्या करने, अरेंज करने। ठीक है, तो हेवर्सियन कैनाल जरूरी है। सर क्या ये हेवर्सियन कैनाल आपस में कनेक्टेड है? बिल्कुल। देख मैं कौन हूं, मैं हूं बोन मैरो कैविटी, मेरी ये लेयर कौन सी है, एंडोस्टियम, इमेजिनेशन। मेरे आजू बाजू कौन है, पूरा पेरियोस्टियम। अब मेरे आजू बाजू ये मैंने लंबे लंबे पाइप बनाए, हेवर्सियन कैनाल। अब मुझे ये पाइप से ये पाइप में ब्लड सप्लाई करना है, ये पाइप से ये पाइप में कुछ सप्लाई करना है। तो ये सारे पाइप्स, मेरे आजू बाजू के जो सारे पाइप है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे, और उनमें जो कनेक्शन बनाता है वो होता है अगली पाइप, दैट इज कॉल्ड एज वोल्कमन्स कैनाल। क्या होता है, वोल्कमन्स कैनाल, मतलब वो एक ट्रांसवर्स कैनाल होता है बेटा। ये देख, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूं। बेटा हम लोग हड्डियों के अंदर की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ऐसे दो हेवर्सियन कैनाल बनाए, ठीक है, आजू बाजू के दो हेवर्सियन कैनाल्स, HC HC, हेवर्सियन कैनाल। अब मेरे को ये दोनों को आपस में ज्वाइन करना है, तो मैं ऐसे एक ट्रांसवर्स कैनाल बनाऊंगा। मतलब सर यहां एक लंबी पाइप थी, यहां एक लंबी पाइप थी, यहां एक लंबी पाइप थी, अब तीनों पाइप को आपस में जोड़ना है, तो आप पाइपलाइन का कनेक्शन बनाओगे। तो ये जो ट्रांसवर्स कैनाल था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, वोल्कमन्स कैनाल। साइंटिस्ट के नाम है बेटा, हेवर्सियन भी साइंटिस्ट का नाम है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वोल्कमन्स कैनाल। अब ये वोल्कमन्स कैनाल क्या है, इट इज नथिंग बट अ ट्रांसवर्स कनेक्शन between adjacent Haversian canal. वोल्कमन्स कैनाल से ट्रांसफर्स कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट हेवर्सियन कैनाल्स। यहां तक बात समझ में आ गई आपको बेटा? तो अब देखो क्या है, मैंने जैसे कहा था पेन इमेजिन करो, बताइए बाहर की लेयर पेरियोस्टियम, रिफिल की लेयर एंडोस्टियम। तो पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम के बीच में और बहुत सारे लंबे लंबे रिफिल्स, हेवर्सियन कैनाल, और सारे रिफिल आपस में कनेक्ट किए गए, वोल्कमन्स कैनाल। ठीक है, अब सर ये जो लंबे लंबे आपने कैनाल्स बनाए हैं, इनके आजू बाजू अब आपको मैट्रिक्स अरेंज करना पड़ेगा। मतलब अब आपके पास जितनी जगह बच गई उसमें आप मैट्रिक्स डालते बैठो, सॉलिड मैट्रिक्स, जिससे हड्डियों को क्या मिलते रहे, सॉलिडिटी मिलते रहे। मतलब ये हड्डी के अंदर बहुत सारे पाइपलाइंस चल रहे हैं, सेंटर वाली पाइपलाइन बोन मैरो कैविटी है, और उसके आजू बाजू जो इर्द गिर्द पाइपलाइन है दैट इज ए हेवर्सियन कैनाल्स है, और वो कैनाल्स को और सारे पाइपलाइंस को आपस में जिसने ज्वाइन करके रखा है दैट इज अ ट्रांसवर्स कैनाल नोन एज अ वोल्कमन्स कैनाल। तो इतना आपको इमेजिनेशन होना चाहिए बेटा, ठीक है। अब पहले क्या करते, बोन के जो सेल्स है, जैसे हमने कार्टिलेज के पढ़े थे, तो फटाफट उसके एक टेबल बना लेते, और उसके बाद हमको पढ़ना है हिस्टोलॉजी ऑफ बोन। मतलब इसको कट करके देख ही लेते कि अंदर क्या चल रहा है बेटा। आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स आर अरेंज इन अ कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, तो उसको बोलते हैं लैमेली। तो चार प्रकार के, क्योंकि जैसे ये हेवर्सियन कैनाल है, उसके आजू बाजू जो मैट्रिक्स लगाओगे दैट इज हेवर्सियन लैमेली। जो आउटर लेयर है पेरियोस्टियम, उसके नीचे से अगर कुछ लगाओगे तो उसका एक लैमेली का नाम, एंडोस्टियम की लेयर के पास लगाओगे तो उसका एक नाम होगा। ठीक है, चलिए वो तो डायग्रामेटिकली समझ में आ जाएगा, पहले हम लोग सेल्स देख लेते हैं। सो चलिए स्टार्ट्स विद द सेल्स ऑफ बोन। तो वही पैटर्न हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो कार्टिलेज में था, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो बहुत आसान है बेटा, देखो मैंने लिखा था ब्लास्ट बोले तो धमाकेदार सेल है, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन, तो ये बोन फॉर्मिंग सेल होगा, और क्लास्ट बोले तो डिस्ट्रक्शन होगा, तो ये बोन डिस्ट्रक्टिंग सेल होगा। चल, तो ये कैसा है, धमाकेदार बोलते यंग लोग रहते हैं सर, यंग लेकिन थोड़ी सी इमैच्योर सेल्स है, लेकिन काम के सेल्स है। ये थोड़े अडल्ट सेल्स रहेंगे, ओल्ड सेल्स रहेंगे, और मैच्योरिटी इसमें ज्यादा रहेंगी, तो ये कुछ काम के नहीं हमारे, और ये इस पे कमेंट नहीं करेंगे हम लोग, राइट। अब सर मेटाबॉलिकली these are more active cells, this is very less active cells, और this is only active cells। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या हो गया सर हमारा, दैट इज अ बोन फॉर्मिंग सेल, दिस इज ओनली बोन सेल, रिटायरमेंट वाले सेल है ये, और इधर हम लिखेंगे बोन डिस्ट्रक्टिंग सेल।
बोन डिस्ट्रक्टिंग सेल। चलिए, तो अब इसको हम देखते हैं अच्छे से बेटा कि पॉइंट्स क्या है इधर। पॉइंट्स ये है सर कि इसने हड्डियां बनाई, पूरा मैट्रिक्स वैट्रिक्स सिंथेसाइज किया, ऑस्टियोब्लास्ट ने पूरा मैट्रिक्स बनाया, सब बनाया और एक हड्डी बनाना शुरू किया। अब कभी कभी क्या होता था, एक्स्ट्रा मैट्रिक्स बन गया क्योंकि बोन्स को भी शेप देना पड़ता है। तो वो शेप देने का काम कौन करता था? ऑस्टियोक्लास्ट, राइट? कि एक्स्ट्रा मैट्रिक्स बन गया, इसको थोड़ा खा के एक शेप दे दो, तो ये काम करते थे। लेकिन शेप देने के बाद अगर वापस से ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिव होते तो वो लोग क्या करते, फिर डिस्ट्रक्शन करना शुरू करते। और अगर एक बार आपकी बोन बन के रेडी, जैसे अब आपकी सारी हड्डियां बन के रेडी हो चुकी है, तो आपके ऑस्टियोब्लास्ट क्या हो गए? रिटायर हो गए और वो किस में कन्वर्ट हो गए? ऑस्टियोसाइट, विच इज नाउ फाउंड इन द लैक्यूना, जो अपन ने डायग्राम बनाया था। ठीक है, अब सर आज मेरी अगर हड्डी में एक फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, तो टूटने के बाद तो प्लास्टर वास्टर लगा के हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन अंदर से भी मैट्रिक्स बनना जरूरी है ताकि वो हड्डियां अंदर से ज्वाइन हो सके मैट्रिक्स की मदद से। तो जैसे मैंने कार्टिलेज का बताया था कि इमरजेंसी में अगर कार्टिलेज कट जाता है तो ये ऑस्टियोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट किस में कन्वर्ट होते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो यहां पर ऑस्टियोसाइट किस में कन्वर्ट होंगे? जैसे आपकी आज हड्डी टूटती है तो आपकी हड्डियों में आज कौन से सेल है? ऑस्टियोसाइट। अब हड्डी को वापस से ज्वाइन करना है तो मैट्रिक्स सिंथेसाइज करना पड़ेगा, जो कि इसकी प्रॉपर्टी थी। तो वो ऑस्टियोसाइट इमरजेंसी में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ऑस्टियोब्लास्ट में। सो ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन इमरजेंसी दे एक्ट एज ऑस्टियोब्लास्ट। बेटा ये कंसेप्ट मैंने पूरा कार्टिलेज में पढ़ाया था, इसलिए हम अभी थोड़ा रैपिड फॉरवर्ड में देख रहे हैं बेटा। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब ये हो गए सेल्स, हो गए मैट्रिक्स, हो गया लेयर्स, हो गए। अब हमको पढ़ना है बोन का क्रॉस सेक्शन, क्योंकि फाइबर तो एक ही व्हाइट फाइबर, तो उसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है हमको। तो चलिए अब आगे बढ़ते बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे, हिस्टोलॉजी ऑफ बोन बेटा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द हिस्टोलॉजी ऑफ बोन। तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पे ढेर सारे डायग्राम बन चुके हैं बेटा। दिस इज अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ बोन, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ बोन, और ये एक बोन का सेल जो हम पहले भी देख चुके। अब बेटा मान लो कि जैसे मैंने कहा था कि ये जो तुम्हारा पेन है ये हड्डी है, अब मैंने इसको कट कर दिया। अब कट करके मैं इसको देख रहा हूं इस तरह से, मतलब पहले मैंने ऐसे कट किया ट्रांसवर्स, और अगर मैं खड़ा कट करता हूं तो दैट इज अ लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। अब बेटा ट्रांसफर सेक्शन में मुझे ये ढेर सारा कुछ 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 दिखाई दिया। पहले मैंने आपको क्या सिखाया था? पेन का बाहर का लेयर पेरियोस्टियम, रिफिल का लेयर एंडोस्टियम, रिफिल के अंदर की कैविटी आपका क्या बताया था बेटा? बोन मैरो कैविटी। अब पेन और रिफिल के बीच में जो स्पेस थी, उस स्पेस में लंबे लंबे कैनाल्स लगाए थे, हेवर्सिन कैनाल, और उनके आजू बाजू मैट्रिक्स को कॉन्सेंट्रिक लेयर में लपेट दिया था। तो वो सब कुछ यहाँ पे है। अभी आप फिलहाल इन डायग्राम पे फोकस नहीं करेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम ये पिछला वाला है, तो थोड़ा इसको बता देता हूँ। अंदर ये जो स्टार शेप सेल है दैट इज अ ऑस्टियोसाइट, दैट इज अ बोन सेल, और आजू बाजू जो आप देख रहे होंगे दैट इज नथिंग बट द लैक्यूना। ये अपना क्या रहेगा बेटा? लैक्यूना, ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है आपको, राइट? और ये जो लैक्यूना का ये जो एक्सटेंशन था, अभी अभी हमने इसका नाम क्या रखा था बेटा? कैनेलिक्यूला है, ठीक है? और अंदर जो ब्लैक कलर का ये एक्सटेंशन रहेगा, तो ये एक्सटेंशन क्या रहेगा? फाइलोपोडिया, दैट इज व्हाट? फाइलोपोडिया। तो अब ये जो चीज थी, ये जो चीज यहां पर कैसे ड्रॉ की गई है, और वो इतना बड़ा एक एक ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये आप जो छोटे छोटे गोल 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 दिख रहे डिफरेंट कलर्स में, ये यहां भी जो आप गोल 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 देख रहे हो, दैट इज नथिंग बट ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट विद इन द लैक्यूना। मतलब उसको ही ऐसा छोटा बना के उसका एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका बनाया गया है। मतलब जितने भी ये रेड कलर हो गए, ब्लू कलर हो गए, ग्रीन कलर हो गए, दैट इज नथिंग बट द ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट विद इन द लैक्यूना। ये आपको इमेजिनेशन, राइट? और आप देख रहे हो कि ये सबको मैंने एक दूसरे से कनेक्शन बनाया, आप देखिए तो एक दूसरे से कनेक्ट किया है। तो कनेक्शन के पीछे जिम्मेदार कौन थे? कैनेलिक्यूला एंड फाइलोपोडिया। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दे हेल्प्स टू मेक्स अ कनेक्शन विद एडजेसेंट सेल। तो मतलब जैसे कि ये एक लैक्यूना एक ऑस्टियोसाइट, एक लैक्यूना एक ऑस्टियोसाइट, एक लैक्यूना एक ऑस्टियोसाइट, एंड दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। अब चलिए इस डायग्राम पे फोकस कीजिए। ये क्या है? ट्रांसफर सेक्शन है, ऐसा आड़ा काटा है अपने बोन को। तो ये एक लेयर हो गई, ये एक लेयर हो गई। सी दिस, डायग्राम में फोकस कीजिए, वहां मत देखिए, यहां देखिए बेटा, ठीक है? तो ये हो गया एक लेयर, द आउटर लेयर। देखिए यहां लेबलिंग है, दैट इज अ पेरियोस्टियम। क्या है बेटा? पेरियोस्टियम, ये वाला। और ये अंदर रिफिल वाला लेयर है, एंडोस्टियम। तो ये बाहर पेन वाला लेयर हो गया पेरियोस्टियम, अंदर रिफिल वाला लेयर हो गया एंडोस्टियम। अब रिफिल के अंदर कैविटी थी, दैट इज अ बोन मैरो कैविटी। तो इसमें डेफिनेटली सॉफ्ट टिश्यू रहेंगे, बोन मैरो वो बात का हिस्सा है हमारा, ठीक है? तो ये हो गया एंडोस्टियम, राइट?
रिफिल और उसके अंदर की कैविटी। लेकिन ये जो रिफिल और ये जो लेयर पेन का मतलब एंडोस्टियम पेरियोस्टियम, उसके बीच में ये जो स्पेस थी, इसके अंदर हमने क्या रखे थे, हेवर्सियन कैनाल्स, लंबे लंबे कैनाल्स। लेकिन अब आप ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हो तो उसका सिर्फ आपको ऊपर का हिस्सा दिखेगा गोल गोल वाला, ये रहा। दिस इज द हेवर्शियन कैनाल्स। मतलब जो ऐसे लंबे लंबे पाइप्स थे, लंबे लंबे पाइप्स थे, उसको मैंने ऐसा कट कर दिया, और कट करके अब मैं ऐसा देख रहा हूं तो उसके अंदर मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये वाला है। अब बताइए, ये जो हेवर्सियन कैनाल है, मैंने यहां दो बनाए, करेक्ट? तो इस कैनाल का काम क्या था, देखो यहां लेबलिंग किया हुआ है मैंने, हेवर्सियन कैनाल, दोनों लेयर के बीच में लंबे लंबे कैनाल रहेंगे। तो ये हेवर्सियन कैनाल के अंदर क्या थे बेटा, ऑस्टियोब्लास्ट, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल, ये सब कुछ उसके अंदर प्रेजेंट था। अब ये जो पाइपलाइंस है, इनके आजू बाजू अब अगर आप रेड कलर में देख रहे होंगे, तो इन द कॉन्सेंट्रिक लेयर्स मैंने अरेंज किया क्या, मैट्रिक्स। क्या अरेंज किया, मैट्रिक्स। तो हेवर्सियन कैनाल्स के आजू बाजू कॉन्सेंट्रिक लेयर में जब आपने मैट्रिक्स अरेंज किया तो उसे नाम दिया गया है हेवर्सियन लैमिली। क्या नाम दिया गया बेटा, हेवर्सियन लैमिली। क्योंकि बेटा लैमिली मींस द अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स इन अ लेयर्स। अब हेवर्सियन कैनाल के आजू बाजू था करके नाम क्या पड़ गया बेटा, हेवर्सियन लैमिली। तो यहां लगा दिया मैंने हेवर्सियन लैमिली। अब इतना ही नहीं, वी हैव अ 4 टाइप्स ऑफ लैमिली, अगर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा तो। एक लिखा है मैंने आउटर सर्कमफरेंशियल लैमिली, इनर सर्कमफरेंशियल लैमिली और इंटरस्टिशियल लैमिली। ठीक है, ऐसे बनाए हुए पॉइंट्स है। अब आप ध्यान दीजिए फिर से, ये जो बाहरी लेयर थी पेरियोस्टियम, उसके नीचे से भी मैट्रिक्स लगाया हुआ है। उसके नीचे से क्या किया गया, मैट्रिक्स। जैसे हमारा ये पेन है, ये जो पेरियोस्टियम है, पेरियोस्टियम के अंदर के हिस्से से पूरा ऐसा मैट्रिक्स लगाया गया, पूरा मैट्रिक्स। तो पेरियोस्टियम के इनर एस्पेक्ट पे जो ये ब्लू कलर में आप दो लेयर दिख रहे हैं ना, दैट इज अ मैट्रिक्स। और उसका नाम हमने क्या रखा, आउटर सर्कमफरेंशियल, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर के नजदीक था, आउटर मोस्ट लेयर के नजदीक था। तो आउटर सर्कमफरेंशियल लैमिली, आउटर सर्कमफरेंशियल लैमिली। अब बेटा ये रिफिल की लेयर थी, ये जो पेन है इसको खोल लेते, ये रिफिल है, उसकी लेयर थी एंडोस्टियम। अब इसके आजू बाजू आपको लगाना है, इसके आजू बाजू आपको लगाना है, ठीक है? तो एंडोऑस्टियम के बाहर से, लेकिन पेरियोस्टियम के अंदर से। तो पेरियोस्टियम के अंदर के एस्पेक्ट पे जो था आउटर सर्कमफरेंशियल, लेकिन एंडोऑस्टियम के बाहरी सरफेस, क्योंकि एंडोऑस्टियम का अंदर का सरफेस बोले तो दैट इज फेसिंग टू द बोन मैरो कैविटी, लेकिन एंडोऑस्टियम का जो बाहरी सरफेस है ये वाला, इट इज कवर्ड बाय द इनर सर्कमफरेंशियल लैमेली। किससे, इनर सर्कमफरेंशियल लैमेली। तो एंडोऑस्टियम के बाहर, पेरियोस्टियम के अंदर, आउटर सर्कमफरेंशियल, इनर सर्कमफरेंशियल लैमेली। क्लियर है? अब बेटा ये देख, ये जो हेवर्शियन कैनाल है और उसके आजू बाजू जो हेवर्शियन लैमेली, तो यहां पे एक और यहां पे एक, ऐसे बहुत सारे रहेंगे, ठीक है? तो इन दोनों को मिला के एक नाम दिया जाता है। वो जनरली नाम में क्या करता हूं, यहां देता हूं, देखो, हेवर्सियन कैनाल, हेवर्सियन लैमेली, दे बोथ टुगेदर नोन एज हेवर्सियन सिस्टम। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हेवर्सियन सिस्टम। एंड इट इज साइंटिफिकली नोन एज ऑस्टियन। क्या बोलते, ऑस्टियन। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना, दिस हेवर्सियन सिस्टम इज नथिंग बट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैमेलियन बोन। क्या है बेटा ये, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैमेलियन, मतलब ये वाला हिस्सा, हेवर्सियन कैनाल, हेवर्सियन लैमेली, हेवर्सियन कैनाल, हेवर्सियन लैमेली, ऐसे बहुत सारे रहेंगे। तो दैट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैमेलियन। मेरे पास लिखने के लिए जगह नहीं है, आप नोट डाउन करके ले लो, व्हाट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मैमेलियन बोन, हेवर्सियन सिस्टम। और कल को एक एमसीक्यू भी आएगा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन बोन, मतलब हमारी हड्डी और दूसरे जानवरों की हड्डी में क्या फर्क है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सेम हेवर्सियन सिस्टम, राइट? तो ये जो वाला पॉइंट है बेटा, दैट इज अ वेरी बिग एमसीक्यू। दिस इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एंड दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन बोन। किसने पूछा, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ मैमल बोन, हम लोग मैमल्स है, हमारी हड्डियों का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द प्रेजेंस ऑफ हेवर्सियन सिस्टम, द प्रेजेंस ऑफ हेवर्सियन सिस्टम। यहां तक बात तुमको समझ में आ गई, क्लियर? अब चलिए, ये एक हेवर्सियन सिस्टम हो गया, ये एक हेवर्सियन सिस्टम हो गया। अब दो हेवर्सियन सिस्टम के बीच में जो हल्की सी स्पेस बाकी थी, दो हेवर्सियन सिस्टम के बीच में जो स्पेस बाकी थी, उसमें भी हमने मैट्रिक्स को भर दिया। मतलब मान लेता, मैंने क्या बताया था, मैं क्या था, बोन मैरो कैविटी, रिफिल, मेरे सामने पाइपलाइन थी हेवर्सियन कैनाल, इधर एक हेवर्सियन कैनाल,
इधर एक हैवर्सियन कैनाल। अब ये कैनाल के आजू बाजू तुमने मैट्रिक्स लगाया और पूरा बनाया एक हैवर्सियन सिस्टम। इधर भी आपने मैट्रिक्स लगाया, पूरा बनाया क्या, हैवर्सियन सिस्टम। अब इसके और इसके बीच में जो स्पेस रह गई है, इसके और इसके बीच में जो स्पेस रह गई है, वो स्पेस आपने किससे फिलअप की, अगेन द मैट्रिक्स। सो बिटवीन द टू हैवर्सियन सिस्टम जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरस्टिशियल लैमेली। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल लैमेली। इंटरस्टिशियम का मतलब ही होता है द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द टू थिंग्स, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस, उसके अंदर मैट्रिक्स, इंटरस्टिशियल लैमेली। अब मैंने यहां पे बहुत खुला खुला बनाया बेटा, नहीं तो ये पूरा भरा हुआ रहता है। थोड़ा सा खुला खुला इसलिए बनाया ताकि समझ में अच्छे से आए। तो यहां तक आपको समझा। चलिए फिर से एक बार लेबलिंग पढ़ लेते हैं। ये कौन सी लेयर है बेटा, बाहरी लेयर, पेरियोस्टियम। उसके नीचे जो मैट्रिक्स लगाया हुआ है, आउटर सर्कमफरेंशियल लैमेली। ये कौन सी लेयर है, अंदरूनी लेयर, एंडोस्टियम। उसके ऊपर जो लगाया हुआ है, दैट इज इनर सर्कमफरेंशियल लैमेली। अब दोनों के बीच में वी हैव अ हैवर्सियन सिस्टम। व्हाट इज हैवर्सियन सिस्टम, हैवर्सियन कैनाल प्लस हैवर्सियन लैमेली। हैवर्सियन कैनाल प्लस हैवर्सियन लैमेली is called as a Haversian system, which is also known as osteon. Osteon, that is the structural and functional of mammalian bone and the characteristic of mammalian bone. अब दो हैवर्सियन सिस्टम के बीच में जो स्पेस थी, वहां पर भी मैट्रिक्स है, इंटरस्टिशियल लैमेली। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ लैमेली, 1 2 3 एंड 4। अब एंडोस्टियम के अंदर जो कैविटी थी, दैट इज बोन मैरो कैविटी, उसके अंदर होता है बोन मैरो, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब सर यहां पर आ जाते डायग्राम में, ये था टीएस। अब क्या हो रहा है, लॉन्जिट्यूडनल। अब हम लोग बोन को ऐसा खड़ा काट रहे हैं। तो खड़ा काटने से क्या होता है, पूरे कैनाल्स वैसे के वैसे मिलेंगे। तो ये दो कैनाल्स मिल गए, ये एक हैवर्सियन कैनाल, ये एक हैवर्सियन कैनाल। लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में मैंने ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं किया, जो मेरे काम का था उस पे। अब ये एक हैवर्सियन कैनाल है, ये एक हैवर्सियन कैनाल है। मेरा पूरा फोकस इन दोनों के बीच का कनेक्शन था, जो मैं थोड़ी देर पहले बता चुका था। अ ट्रांसवर्स कैनाल विच कनेक्ट्स टू एडजेसेंट हैवर्सियन कैनाल, दैट इज कॉल्ड एज अ वोल्कमन्स कैनाल। और इसमें से भी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई, सेल्स का सप्लाई, सब कुछ चलता रहेगा बेटा, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बनाया गया था सिर्फ वोल्कमन्स कैनाल, और देखो मैंने रेड रेड बनाया आजू बाजू, तो ये क्या है, हैवर्सियन लैमेली, हैवर्सियन कैनाल। तो ये भी पूरा क्या हो गया, एक हैवर्सियन सिस्टम बेटा। तो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में सिर्फ वोल्कमन्स कैनाल को समझाया जाता है, इसलिए बाकी सब कुछ यहीं पर आपको पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ बोन्स। बोन एक बहुत बड़ा आर्टिकल है बेटा। अभी भी हमारा बोन पार्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी अपन ने बोन को बाहर से पढ़ा, फिर कट करके पढ़ा। अब अपने को बोन मैरो, फिर बोन मैरो के टाइप्स, एंड फिर बोन्स के टाइप, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो चलिए अब थोड़ा सा और अंदर जाते हैं और बोन का ऑर्गेनिक पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज अ बोन मैरो। तो ये होता क्या है सर। सो इसको तो एक सिंगल लाइन में हम डिफाइन कर सकते हैं सर। इट इज नथिंग बट द सेमी सॉलिड फैटी न्यूरो वैस्कुलर टिश्यू, खत्म। तो मैं जब से कह रहा था कि जो बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, अब हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम हड्डियों के अंदर है सर। सबसे पहली चीज सर, सेमी सॉलिड है तो उसका स्टेट पता चल चुका है। फैटी मतलब उसमें एडिपोज टिश्यूज रहेंगे, एडिपोज सेल्स। न्यूरो मींस नर्व सप्लाई है, वेस्कुलर मींस ब्लड सप्लाई है, एंड दैट इज अ टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल, ओके। अब इसमें कौन से सेल्स रहते हैं, तो मैं बार बार कह रहा था स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स मतलब टोटी पोटेंट सेल्स। टोटी पोटेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, जो कुछ भी बना सकता है। हमारा जो ब्लड होता है ना बेटा, ब्लड जिसमें आप पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप के सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब सेल उसी स्टेम सेल से डिराइव किए जाते हैं, ठीक है। तो सर इट कंटेन्स स्टेम सेल्स, तो हैविंग अ टोटी पोटेंसी प्रॉपर्टी। ये शब्द आपका है। टोटी का मतलब क्या होता है मालूम पता है, टोटल। और पोटेंसी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल। मतलब इनके पास इतना पोटेंशियल है कि वो एक टोटल ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं, पूरा का पूरा आदमी। मतलब क्लोनिंग बोलते हैं ना, आपके जैसा डुप्लीकेट एक बनाना है तो ये सेल जरूरी है। लेकिन बेटा ये इलीगल है, नहीं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आप एक के ही डिफरेंट कॉपी, जैसे जेरोक्स कॉपी बोलते हैं ना, वैसे बना सकते थे। तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड इलीगल है क्लोनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो उसके बारे में सोचना ही मत। फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखो कि ये ब्लड सेल्स बनाने में मदद कर रहा है। लेकिन सर ये जो बोन मैरो है, पहले हाँ इसका दूसरा नाम, इट इज ऑल्सो नोन एज माइलॉइड टिश्यू।
माइलॉइड या माइलोजिनस ऐसा भी नाम दिया जाता है। तो ये जो बोन मैरो ये एक्चुअली दो टाइप के हैं। एक होता है रेड बोन मैरो और एक होता है येलो। एक्चुअली ओरिजिनल तो रेड ही है, और रेड क्यों है आप जानते, बिकॉज दे गॉट द हेवी ब्लड सप्लाई। फिर रेड से येलो कन्वर्ट हुआ सर, और रेड से येलो क्यों हुआ, बिकॉज डिपोजिशन ऑफ फैट्स। हमारी हड्डियां, मतलब जब हम पैदा हुए थे ना बेटा, हमारे पास फुल रेड बोन मैरो था, और वो रेड बोन मैरो बहुत एक्टिव होता है और वही ब्लड फॉर्मेशन में मदद करता है। लेकिन धीरे धीरे रेड सा येलो कन्वर्ट होते गए, क्योंकि हम लोग फैट्स खाते गए और वो फैट्स जाके डिपॉजिट होते गए इनटू द बोन मैरो, फैट्स। ओके, उसके वजह से वो क्या होते गया, आलसी, मतलब उसमें वो मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव होते गया और धीरे धीरे ब्लड का प्रोडक्शन कम होते गया। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आज की तारीख में हमारी जो लॉन्ग बोन्स है, आज की तारीख में बोल रहा हूं, बचपन का नहीं बोल रहा हूं, आज की तारीख में जो हमारी लॉन्ग बोन्स है बेटा, सबसे पहले मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं। हम लोग स्टडी कैसे करते हैं, उसको ऐसे तीन हिस्सों में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। बोन का जो बीच वाला हिस्सा रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डायफाइसिस, या हम इसे शैफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। बोन को कोई भी लॉन्ग बोन, हाँ, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत डिफरेंट बोन्स है, खासकर लिम्ब बोन्स आर लॉन्ग, जैसे ये ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला, जो लंबे लंबे हड्डियां है। बाकी जो छोटे छोटे हड्डियां उनकी अभी बात नहीं चल रही है। तो आप क्या करते हैं, जनरली आपके बोन्स को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो बीच वाला जो बड़ा हिस्सा होता है उसको डायफाइसिस और शैफ्ट बोलते हैं, और ये बोन का सबसे मजबूत हिस्सा माना जाता है। अब ये जो ऊपर वाले हिस्से, दैट इज कॉल्ड एज एपीफाइसिस, दैट इज द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। दिस इज ऑल्सो अनदर एंड, इसको भी सेम नाम है, एपीफाइसिस, ठीक है। सो एपीफाइसिस, एपीफाइसिस बीच वाला डायफाइसिस। सो ये कौन सा हो गया अपना अपर एंड, हम लोग इसको अपर कंसीडर करेंगे, और ये क्या हो गया हमारा लोअर एंड, ठीक है। तो इस तरह से एक बड़ी हड्डी को हमने लेबलिंग दे दी बेटा। अब जनरली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जनरली ये होता है कि अब आपके पास दो प्रकार के बोन मैरो है, रेड एंड येलो। और अब आप सोच रहे होंगे ये बोन का मेजर हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, तो सर रेड बोन मैरो बहुत एक्टिव है तो इसमें डाल दो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना बेटा। यहां पर रेड बोन मैरो प्रेजेंट है आज की तारीख में। मैंने कहा ना, जब आप पैदा हुए थे तब पूरी जगह रेड था, लेकिन अब धीरे धीरे रेड, मतलब ये पूरी हड्डी में रेड था, राइट। लेकिन अब धीरे धीरे बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ फैट्स, द रेड इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, येलो। वो किस में कन्वर्ट हो गया सर, येलो। तो सर अब आपके सिर्फ एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, इसमें रेड बोन मैरो है, शॉर्टकट में लिखा आरबीएम, रेड बोन मैरो। और ये जो बीच वाला हिस्सा है इसमें है पूरा अब येलो बोन मैरो। मेरे पास येलो कलर तो नहीं है तो मैं ग्रीन से बना देता हूं। तो ये पूरा है सर येलो बोन मैरो, पहले इसमें पूरा रेड था। सर मुझे एक बताओ, फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएंगी रेड इज अगेन गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू येलो, यस, बिकॉज ऑफ फैट्स। मतलब धीरे धीरे ये भी होगा कि जो आपके एंड पार्ट्स है वो भी धीरे धीरे येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका भी बोन मैरो येलो हो जाए। तो वाईबीएम क्या है, येलो बोन मैरो, राइट। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने डिवाइड तो कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी बना लेते सर रेड और येलो की। रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो, राइट। तो रेड बोन मैरो ब्लड सप्लाई ज्यादा है करके इसको कलर कौन सा आ गया, रेड। इधर ब्लड सप्लाई इज मोर, तो ऑब्वियसली यहां क्या लिखूंगा मैं, लेस। अच्छा, फैटी टिश्यूज दोनों में से किसके पास ज्यादा है, तो सर इधर कम है इधर ज्यादा है करके येलोनेस आ गई, क्योंकि फैट्स आर बेसिकली पेल या व्हाइटिश कलर की भी हम लोग बोलते हैं। अब सर मेटाबॉलिकली ज्यादा कौन एक्टिव है, मेटाबॉलिकली दिस इज मोर एक्टिव, रेड बोन मैरो फटाफट काम कर रहा है, एंड दिस इज लेस एक्टिव। अब पहले रेड था, रेड से ही येलो में कन्वर्ट हुआ है ना, ठीक है। अब सर मेटाबॉलिकली एक्टिव है मतलब क्या करे, दे हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, मतलब आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, वो सबको बनाने में यहां पे मदद कर रहे हैं हमारे। अब सर मान लेते मेरे पास एक केस है, अभी मेरे पास समझो मेरी जो उम्र है, मेरी उम्र के हिसाब से मेरा मैक्सिमम रेड बोन मैरो किस में कन्वर्ट हो चुका है, येलो। अब मेरा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो गया, और मेरा बहुत सारा खून बह गया।
अब बेटा मुझे खून तो चढ़ाना पड़ेगा, एक्सटर्नल बॉटल्स के थ्रू दिया जाएगा, लेकिन अब मेरे बॉडी के अंदर भी खून बनना चाहिए, सिंथेसाइज होना चाहिए। लेकिन अब मेरी बॉडी में ज्यादा क्या बचा हुआ है? येलो बोन मैरो। अब सर ऐसी इमरजेंसी में क्या ये येलो बोन मैरो वापस एक्टिव होके ब्लड बना सकता है? बना सकता है बेटा, ठीक है। तो यहां पर भी मैं लिख रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। मैंने कहा ना ये लोग रिटायर हुए, मरे नहीं है, येलो बोन मैरो, लेकिन ओनली इन इमरजेंसी, नॉर्मल केसेस में नहीं करेगा। जब आपके बॉडी में खून की कमतरता हो जाएगी तब ये ब्लड सेल्स, मतलब तब ये येलो बोन मैरो एक्टिव होगा और तब ये बनाएगा, नहीं तो जनरली बनाने वाला नहीं है सर। अब सर लोकेशंस, जैसे आपने देख लिया कि रेड बोन मैरो आपको सिर्फ कहां मिल रहा है? एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, दैट इज द एपिफाइसियल जोन्स। और ये कहां मिल रहा है सर आपको? शैफ्ट, या फिर अपन उसको क्या बोलेंगे? डायफाइसिस, डायफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स। लेकिन सर इसके अलावा भी तो हड्डियां है, आप सिर्फ लॉन्ग बोन्स की बात कर रहे हो। जो छोटे छोटे आपके मन के हैं वर्टिब्रीज, और भी बहुत सारे बोन्स है, उनमें कौन सा है बेटा? जैसे ये उंगलियों की हड्डियां, वो छोटी छोटी हड्डियां है, इसमें रेड है। मतलब आज मेरी उम्र के हिसाब से मेरे जो छोटे बोन्स है उसके अंदर रेड बोन में आ रहा है, और उसी पे मेरा ब्लड का प्रोडक्शन चल रहा है। तो बेटा यहां पे स्मॉल बोन्स भी आ जाएंगे सारे, राइट। तो मैंने भले ही डायग्राम लॉन्ग बोन का बनाया है, लेकिन स्मॉल बोन्स तुमको इमेजिन कर रहे, छोटी छोटी हड्डियां, उसके अंदर रेड बोन में आ रहा है। और बेटा वही याद रखना है, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगी वैसे वैसे क्या होते जाएगा? रेड इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू व्हाट? येलो। और पहले जब बना बोन मैरो वो कौन सा था? रेड ही था। अब धीरे धीरे येलो में कन्वर्ट हो रहा है उम्र के हिसाब से। तो ये हो गए बोन मैरो के पूरे कंसेप्ट्स। बोन मैरो बहुत जरूरी है बेटा, ताकि हमारे बॉडी में ब्लड का सिंथेसिस होता रहे। क्लियर है यहां तक कंसेप्ट? अब बेटे जैसे आपने टाइप्स ऑफ बोन मैरो देखा, वैसे टाइप्स ऑफ बोन भी है, ठीक है। चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। अब वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन तो बहुत बड़ा आर्टिकल है, लेकिन हमको जितना लगेगा हम उतना ही पढ़ेंगे अभी फिलहाल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन बेटा। एक होता है स्पॉन्जी बोन, और दूसरा है आपका कॉम्पैक्ट बोन। अब इनके अनदर नेम सबसे पहले लिख देंगे। कॉम्पैक्ट बोन इज ऑल्सो नोन एज डेंस बोन, और स्पॉन्जी बोन इज नोन एज कैंसलेड बोन। तो ये नामों पे एमसीक्यू आते हैं सर। चलो हमारे सामने एक रेडीमेड डायग्राम है, इसको ही एनालाइज करना शुरू करते हैं। सर ये पूरी हड्डी कौन सी है? स्पॉन्जी है कि कॉम्पैक्ट है? ऐसा नहीं बोल सकते, ये दोनों भी है। एक्चुअली सर इसका जो बीच वाला पार्ट है इसमें मैट्रिक्स बहुत ज्यादा है। देखो कितना लंबा पार्ट है, जितना लंबा पार्ट है उसमें मैट्रिक्स भी उतना भरा हुआ रहेगा, और मैट्रिक्स उतना ज्यादा भरा है तो बोन मजबूत रहेगा, टफ रहेगा। तो कॉम्पैक्ट बोन मतलब ये होता है टफ बोन, हार्ड बोन। लेकिन ये जो एंड पार्ट्स है, ऐसे इतने इतने से पार्ट दिख रहे, तो उसमें मैट्रिक्स भी इतना इतना सा रहेगा। इसके हिसाब से वो पार्ट क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट। कभी भी आप देखना, आपकी जब हड्डियां फ्रैक्चर होती है, जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया हड्डियां फ्रैक्चर होती, तो मोस्टली एक तो वो अपर एंड या लोअर एंड से होती है, क्योंकि वो सॉफ्ट होते, दे आर स्पॉन्जी। स्पंजी मतलब का ये मतलब नहीं कि स्पंज, स्पंजी का मतलब ये होता है कि इसके मुकाबले थोड़े नाजुक। दे आर ऑल्सो सॉलिड, लेकिन ये वाला कुछ ज्यादा सॉलिड, ये थोड़े कम सॉलिड है सर। तो जो बीच वाला हड्डी का हिस्सा है, लॉन्ग बोन्स की बात करें, बीच वाला जो हड्डी का हिस्सा वो काफी मजबूत होता है। तो कभी भी बीच में से हड्डी अगर टूटती है तो एक्सीडेंट बहुत जोरदार था, कभी ऐसा होता नहीं। लेकिन हल्का फुल्का गिर गए, कुछ हो गया और हल्की सी हड्डी टूटी, तो एक तो वो अपर एंड नहीं तो लोअर एंड से टूटेंगी, क्योंकि वो थोड़ा नाजुक हिस्सा होता है। तो बेटा ये जो एपिफाइसी है, ये क्या हो गया बेटा? स्पॉन्जी बोन हमारे लिए। दिस इज ऑल्सो स्पॉन्जी बोन, ठीक है। और ये बीच वाला जो पार्ट है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? कॉम्पैक्ट बोन। अब सर आपने लॉन्ग बोन्स को तो डिवाइड कर दिया स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट में, लेकिन मेरे पास एक छोटी हड्डी है। वो छोटी हड्डी दोनों में से कुछ तो भी होंगी, इधर स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट। तो छोटे हड्डियों में साइज के हिसाब से मैट्रिक्स भी कम रहेगा, तो हड्डियां नाजुक रहेंगी। क्योंकि मैट्रिक्स देख, जितनी बड़ी हड्डी उतना ज्यादा मैट्रिक्स, उतनी ज्यादा वो सॉलिड रहेंगी। यहाँ पे वो कम मैट्रिक्स है तो कम सॉलिड है बेटा। अब देखो मेरे पास पॉइंट कैसे बनते आ रहे बेटा, स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन। सबसे पहले लोकेशंस या तो फिर एग्जांपल्स डायरेक्ट। हाँ, तो पहले यहां पे क्या हो गया? एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स, और यहां क्या हो गया बेटा? डायफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स। और स्मॉल बोन्स किस में आएंगे सर? इसी में आएंगे सर, क्योंकि ये थोड़े नाजुक है। अब चलिए बताइए,
स्पॉन्जी बोन में कौन सा बोन मैरो प्रेजेंट है, डायग्राम में दिख रहा है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है सर, आरबीएम, और यहां पे कौन सा प्रेजेंट है, वाईबीएम, येलो बोन मैरो। डायग्राम से क्लियर है एकदम, राइट। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट बात थी हेवर्सियन सिस्टम। हेवर्सियन सिस्टम क्या था पता है ना, हेवर्सियन कैनाल प्लस हेवर्सियन लैमिली। और हेवर्सियन कैनाल क्या होते हैं, लंबे लंबे कैनाल होते हैं, लंबे और स्ट्रेट कैनाल होते हैं जिसमें से ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई सब चलता है, और उसके आजू बाजू मैट्रिक्स को लपेट देते हैं हेवर्सियन लैमिली, जिससे बन जाता है हेवर्सियन सिस्टम। मैंने बताया था दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमिलियन बोन। लेकिन हमारे भी सारे हड्डियों में हेवर्सियन सिस्टम नहीं प्रेजेंट है। ये देख, ये हड्डी है, अब ये हड्डी में सिर्फ ये वाला पार्ट ही स्ट्रेट दिख रहा है, मतलब इसके अंदर तुम लोग एक हेवर्सियन कैनाल लगा सकते हो, जैसे मैं लगा देता हूं, दिस इज अ हेवर्सियन कैनाल फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो ये एक हेवर्सियन सिस्टम हो गया सर, क्योंकि हेवर्सियन कैनाल आ गया मतलब उसके आजू बाजू लैमिली आ जाएंगी। तो हेवर्सियन कैनाल इज अ लॉन्ग स्ट्रेट कैनाल्स, स्ट्रेट, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहेगा। अब आप ये ऊपर और नीचे वाले हिस्सों को देखिए, यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इधर है ना ज्यादा एक तो लंबा हिस्सा भी नहीं और टेढ़े मेढ़े ऐसे। अब सर यहां पे हेवर्सियन सिस्टम का सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा, हेवर्सियन कैनाल का सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा, और वो क्या रहेगा सर, यहां पे अब थोड़े से फ्लेक्सिबल कैनाल्स बनाने पड़ेंगे लाइक दिस, जो कहीं पर भी जा सके, लाइक दिस, राइट। तो ये जो आप ट्रांसवर्स कैनाल बना रहे हो, टेढ़े मेढ़े कैनाल, जो छोटी हड्डी या लॉन्ग बोन्स का छोटा हिस्सा उसमें टेढ़े मेढ़े घुस सके, राइट, उसे हम लोग क्या बोलते पता है बेटा, ट्रेबिक्यूली। क्या बोलते, ट्रेबिक्यूली और ट्रेबिक्यूली सिस्टम। सो व्हाट इज ट्रेबिक्यूली, ट्रेबिक्यूली दिस आर द इररेगुलर ट्रांसवर्स बार्स, जो जनरली आपकी छोटी हड्डियां, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां, जिसमें अब देखो क्यों इतना कंपल्शन है, हेवर्सियन कैनाल नहीं रहा तो मत रन दो बेटा, हेवर्सियन कैनाल से ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई चलता है, और हमको हड्डियों के इन हिस्सों को भी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई देना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है बेटा, राइट। तो उसलिए हेवर्सियन कैनाल का सब्स्टिट्यूट बनाया गया like this, that is a trabecular system, okay। तो बेटा अब यहां पे हेवर्सियन सिस्टम, स्पॉन्जी बोन में क्या रहेगा बेटा, एब्सेंट। स्पॉन्जी बोन में क्या रहेगा, एब्सेंट, स्पॉन्जी बोन या स्मॉल बोन्स में एब्सेंट रहेगा, और यहां क्या लिखेंगे हम, प्रेजेंट, और उसके बजाय ट्रेबिक्यूली फिर सब्स्टिट्यूट। सो ट्रेबिक्यूली यहां पे क्या है, प्रेजेंट, जो हेवर्सियन कैनाल का काम करेगा, और यहां पे ऑलरेडी हेवर्सियन कैनाल है तो कोई जरूरत नहीं, एब्सेंट, ओके। तो बेटा बोलते ना भगवान सबको सब नहीं देता, स्पॉन्जी बोन्स में, स्पॉन्जी बोन्स में उसने रेड बोन मैरो दिया लेकिन वहां पे हेवर्सियन सिस्टम ने दिया, और डायफाइसिस जो कॉम्पैक्ट बोन था वहां पे उसने हेवर्सियन सिस्टम दिया लेकिन येलो बोन मैरो दिया। तो सबका काम चलता रहेगा बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं यहाँ पे। सो व्हाट इज, फिर से बता रहा हूं, व्हाट इज ट्रेबिक्यूली, यहां लिख देता हूं, दिस आर द इररेगुलर बार्स और कैनाल्स, सेम लाइक अ हेवर्सियन कैनाल, हेवर्सियन कैनाल बस स्ट्रेट होते, ये इररेगुलर है, काम वही है, इसमें से भी ब्लड वेसल, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ये सब जाते रहेंगे। तो छोटी छोटी हड्डियों में हेवर्सियन सिस्टम का पर्यायी सिस्टम हमने क्या निकाला, ट्रेबिक्यूली सिस्टम। क्या निकाला बेटा, ट्रेबिक्यूली सिस्टम। तो यहां पे टाइप ऑफ बोन और टाइप ऑफ बोन मैरो मैंने दोनों पढ़ा दिए, और डायग्रामेटिक बताया, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो ये वाला हिस्सा कॉम्पैक्ट बोन, डेंस बोन, येलो बोन मैरो, हेवर्सियन सिस्टम, और ये वाले हिस्से जो छोटे छोटे बोन, दैट इज एन स्पॉन्जी बोन, कैंसलेट बोन, रेड बोन मैरो और ट्राइबिक्यूली सिस्टम। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। अब बोन्स के ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप भी है। जनरली क्या होता है कि बोन कैसे बनी, अगर कार्टिलेज को कन्वर्ट करके बनी है तो उसको बोलते हैं कार्टिलाजिनस बोन, जो बॉडी के 90% है। अब कुछ बोन्स ऐसे भी बनते हैं जो जनरली आपके स्किन में बन कन्वर्ट होते हैं, जैसे ये आपका स्कल, ये स्किन को कन्वर्ट करके इधर क्या किया, स्किन के सेल्स में ऑस्टियोब्लास्ट सेल घुसा दिए गए स्किन के अंदर, तो उन्होंने स्किन को ही हार्ड बना के हड्डी में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग बोन और मेम्ब्रेनस बोन्स। फिर कुछ बोन्स ऐसे भी होते हैं जो आपके टेंडॉन्स को कन्वर्ट करके बनते हैं, जैसे आपके जो मसल है, मसल का एंड पार्ट टेंडॉन मैंने बताया था, कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, तो वो टेंडॉन को ज्वाइन कर करके बना दे, जैसे ये है अपना बेटा, ये अपना थाई है, ये अपना नी है,
इसको नी कैप। ये जो हड्डी है दैट इज फॉर्म बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडॉन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पटेला। दिस बोन इज पटेला विच इज फॉर्म बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडॉन्स, राइट। तो बेटा ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन के, राइट। तो यहां तक आपके लिए अभी सही है। ये जो डिफरेंट टाइप्स के बोन है और आ सकता है। बस मैं अभी एक एमसीक्यू बताया आपको जस्ट, कि जिसको मैंने कहा था टेंडॉन्स को बनाया था, सेसमॉइड बोन, ये याद रखना। ये आपको लोकोमोशन चैप्टर में भी आएगा, इसलिए बता के रख रहा हूं। तो सेसमॉइड बोन क्या रहती है बेटा? ये वो हड्डी है जो टेंडॉन को कन्वर्ट करके बनी है। व्हाट इज टेंडॉन? दैट इज द एंड ऑफ स्केलेटल मसल विच इज फॉर्म बाय व्हाइट फाइबर्स विच कनेक्ट मसल टू बोन। टेंडॉन अगर पढ़ना है तो मेरे पिछले वीडियोस देखिए, मैंने उसमें बताया है। तो सेसमॉइड बोन्स क्या है? दैट इज फॉर्म बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडॉन्स। और उसमें एग्जांपल याद रखें, पटेला बोन, नी कैप। ये तो बोन के नाम आपको लोकोमोशन में आएंगे। ये नी जॉइंट के ऊपर का जो कैप रहता है, राइट। तो यहां तक समझे आप बात को? तो बेटा यहां पर मैंने बोन्स एनिमल टिश्यू के हिसाब से पूरा पढ़ा दिया, लेकिन बोन्स आपको एक और जगह आएंगे लोकोमोशन चैप्टर में। वहां पे आपको हड्डियों के नाम, हड्डियों के टाइप्स और उसके जॉइंट्स। यहां हमने क्या पढ़ा? बोन बनती कैसे है, बोन का क्रॉस सेक्शन क्या है, और बोन के कुछ बेसिक टाइप्स, और बोन के अंदर का बोन मैरो। तो इस चैप्टर में अलग कंटेंट है, उस चैप्टर में अलग कंटेंट है। लेकिन अब यहां पर हमने सक्सेसफुली पूरा बोन कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। वीडियो को बार बार देखिए, बहुत बड़ा आर्टिकल है, अच्छे से देखिए और कंसेप्ट्स को क्लियर रखिए। ओके, चलिए बहुत जल्द मिलेंगे विद द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एनिमल टिश्यू। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, थैंक यू।